अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इस चिन्ह में बने 4 सिंह की आकृति शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक बताए जाते हैं। लेकिन अब शेरों की यही आकृति सियासी विवाद का आज की तारीख में सबसे बड़ा विषय बन गया है। ऐसा लग रहा है कि देश के नेताओं के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़कर मुद्दे बनाए जा रहे हैं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा में बन रहे नए संसद भवन में राष्ट्रीय चिन्ह की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद से ही विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि नए संसद के अशोक स्तंभ में जो शेर बना है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेर से अलग दिखाई देता है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए कि यह सारनाथ के शेर का प्रतीक है या गुजरात के गिर के शेर का विकृत रूप। दावा किया जा रहा है कि शेर का मुंह खुला छोड़ दिया गया है। टीएमसी कहती है कि शेर की आकृति बहुत आक्रामक है। यह भी कहा जा रहा है कि शेर को देखने से मन में खौफ आता है क्योंकि यह शेर खूंखार दिखाई देता है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने दावा किया है कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या नई संसद भवन की छत पर लगी राष्ट्रीय चिन्ह की मूर्ति और सारनाथ के अशोक स्तंभ में बने सिंह की आकृति में कोई फर्क है? आज हम तफसील से इस बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम आपको दोनों तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सारनाथ म्यूजियम में रखे अशोक स्तंभ की है और विपक्ष का कहना है कि इसमें शेरों की मुद्रा सौम्य दिखाई देती है, यानी खौफनाक नहीं है। दूसरी तस्वीर उस मूर्ति की है जो नए संसद भवन परिसर में ऊपर छत पर लगाई गई है। इसी मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि इसमें सिंह की मुद्रा आक्रामक दिखाई देती है, गुस्सैल, खूंखार दिखाई देती है, यानी अशोक स्तंभ की मुद्रा से ये अलग मुद्रा है। इन तस्वीरों से ही जुड़ा हुआ है आज का हमारा सवाल जो हमने आपसे पूछा है। मेरा सवाल है, नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ के सिंह की मुद्रा कैसी है? ऑप्शन ए है आक्रामक मुद्रा है या ऑप्शन बी है सौम्य मुद्रा है। क्या आपको लगता है? आपको पोल में हिस्सा लेकर वोट देकर बताना है। एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब आप हमको भेज सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल सवाल दोहरा देता हूं। नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ के शेर की मुद्रा क्या दिखाई आपको दे रही है? नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय चिन्ह में शेर की मुद्रा को लेकर विवाद, दरअसल विवाद का चैप्टर नंबर 2 है। विवाद तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया था। पहले आपको दिखाते हैं इस विवाद का सबसे पहला अध्याय। स्पीकर को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था। स्पीकर हेड है, क्यों प्रधानमंत्री जाकर बैठ गए? संवैधानिक धरोहर के साथ किसी भी आदमी को कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। मोदी जी को तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास ही नहीं है, उनको संविधान में विश्वास नहीं है। पीएम मोदी के हाथों इस अनावरण के साथ ही देश की ये शान सियासी शिकायतों के बवंडर में फंस गई। जितने मुंह उतने सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का पहला सवाल तो यही है, पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण क्यों किया? जब संसद धर्मनिरपेक्ष है तो पूजा पाठ कर उसे धार्मिक रंग क्यों दिया गया? अनावरण और पूजा पाठ करना भी था तो लोकसभा स्पीकर ने क्यों नहीं किया? अनावरण का भव्य कार्यक्रम हुआ तो उसमें विपक्षी दलों को क्यों नहीं बुलाया? और अहम सवाल ये, अशोक स्तंभ का स्वरूप क्यों बदला गया? इन्हीं में से कुछ सवालों के सबसे बड़े झंडाबरदार बने
असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने विरोध का कोई मंच नहीं छोड़ा। ट्विटर से लेकर टीवी तक तर्क पर तर्क दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी उनके तर्कों का तोड़ है। और जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था और आज भी कर रहा हूं। स्पीकर को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था। स्पीकर हेड है, लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जाकर बैठ गए, स्पीकर क्यों पीछे बैठा है भाई? ये इशू जो है वो आपका पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये तो सबको जो है खुशी होनी चाहिए कि अगर जो है वो हमारे लिए देश में एक नई पार्लियामेंट बन रही है, उन अंग्रेज़ों के समय की बनाई हुई व्यवस्था से हम बाहर निकल करके एक स्वदेशी व्यवस्था में आ रहे हैं, तो खुश होइए। नई संसद की नींव भी पीएम मोदी ने इसी तरह पूजा पाठ करके रखी थी। तब भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी के बाद ही नींव की पूजा की थी। तब इतनी हाय तौबा नहीं मची थी। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का दर्द दूसरा है। कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड है कि पूजा पाठ नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, चिन्ह राष्ट्र का था तो कम से कम राष्ट्रीय दलों को तो बुलाना चाहिए था। किसी विपक्ष के अंग को किसी व्यापक रूप में नहीं बुलाना भर्त्सना योग्य है। बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों का जो इस लोकतंत्र गणतंत्र में चाहे आपसे मेल रखें ना न रखें, इस लोकतंत्र गणतंत्र के एक अभिन्न अंग हैं। ये मैं समझता हूं संकीर्णता दिखाता है। आपको जितनी वाहवाही लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन और गणतंत्र लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स का बहिष्कार करके नहीं। तो अब तक जो आपने देखा वो अशोक स्तंभ पर विवाद का अध्याय नंबर 1 था, जो कि समाप्त हुआ, जिसमें विपक्ष ने पूजा पर सवाल उठाए, विपक्ष को ना बुलाने पर सवाल किए। इस विवाद का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 शुरू हुआ अशोक स्तंभ में शेर की आकृति को लेकर। शेर की आकृति को लेकर विपक्ष के क्या सवाल हैं और एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये आपको दिखाएं। उससे पहले नए संसद भवन में लगी अशोक स्तंभ के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इस अशोक स्तंभ की ऊंचाई 21 फीट है। इसका वजन 9500 किलो है। यह मूर्ति 108 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है। इसे कांसे से बनाया गया है। इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का वजन 6500 किलोग्राम है। इसे बनाने में 9 महीने का वक्त लगा है। 100 शिल्पकार इसे बनाने में शामिल रहे हैं। संसद भवन में लगे राष्ट्रीय चिन्ह की मूर्ति बेहद विशालकाय है, जबकि सारनाथ में लगा अशोक चिन्ह इसकी तुलना में बहुत छोटा है। इसी आधार पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की है। हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि असली राष्ट्रीय चिन्ह 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगा चिन्ह 6.5 मीटर ऊंचा। सारनाथ में राष्ट्रीय चिन्ह ग्राउंड लेवल पर है, जबकि संसद में लगा चिन्ह 33 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जब आप उसको देखते हैं आपको नीचे से ऊपर गर्दन करके देखना पड़ता है। हरदीप पुरी साहब का दावा है कि ऊंचाई के चलते ही विपक्ष को यह अंतर लग रहा है, जबकि अगर दोनों एक ही ऊंचाई पर हो तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये ट्वीट्स में मंत्री जी ने दावे किए हैं। सरकार भले ही सबूत दिखाकर इस बात को साबित कर रही हो कि राष्ट्रीय चिन्ह से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा है। इस मुद्दे पर बयानों के तीर चल रहे हैं। एबीपी न्यूज ने इस मामले की तह तक जाने के लिए बहुत से एक्सपर्ट से भी बात की है। राष्ट्रीय चिन्ह पर हो रही सियासत पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि असल क्या है और फर्जी क्या है। अब तक जो आपने देखा वो अशोक स्तंभ पर विवाद का अध्याय नंबर 1 था। अध्याय नंबर 2 शुरू होता है खुद नए अशोक स्तंभ से। संसद के शिखर पर शान से सीना ताने खड़े ये शेर सरकार विरोधियों को जमने रहे। विपक्ष का आरोप है सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को ही बदल दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं असली अशोक स्तंभ के शेर जिम्मेदार शासक की तरह गंभीर मुद्रा में दिख रहे हैं, जबकि संसद के ऊपर लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक दिख रहे हैं। जो सरकार के समर्थन में हैं, उन्हें अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन जो विरोधी हैं, उनकी नजरों में कमियां ही कमियां हैं। उन्हीं में से एक हैं संजय सिंह, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा,
मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्र चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? संजय सिंह तो जनता से पूछ रहे थे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने एक कदम आगे बढ़कर ट्वीट किया, मोदी जी शेर का चेहरा देखिए, ये सारनाथ का प्रतीक है या गिर शेर का विकृति? कृपया इसे जांचें और यदि आवश्यकता है तो इसे सुधारें। आम आदमी पार्टी का मानना है कि किसी भी संवैधानिक धरोहर के साथ किसी भी आदमी को कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। मोदी जी कभी उस अशोक स्तंभ का अर्थ भी समझ लीजिए, उस संविधान का कम से कम प्रियम्बल तो पढ़ लीजिए, जिसको तार तार रोज आपके कृत्य करते हैं। जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं। जो लोग मां काली का अपमान करते हैं, वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सबूतों और तस्वीरों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि सिंह की आकृति बिल्कुल वैसी ही है जैसी सारनाथ के अशोक स्तंभ में है, फर्क सिर्फ देखने के नजरिए में है। इतिहासकार एस इरफान हबीब ने भी नए अशोक स्तंभ पर कथित तौर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे को लेकर देश के दूसरे इतिहासकारों की भी राय ली। आर्ट के अंदर थोड़ा बहुत जो आर्टिस्ट होता है उसका तो जाने अनजाने कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है, तो उस कंट्रीब्यूशन की वजह से आप उसको कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डेलिब्रेट किया गया नहीं, इसके ऊपर भी कोई निर्णायक कमेंट नहीं दिया जा सकता। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते तो हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, यहाँ हिंसक भाव नहीं है। हिंसक नहीं। मतलब मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि ये जो अशोक स्तंभ है, इसमें जब भी बनता होगा तो थोड़ा बहुत अपने जो आर्टिस्ट है वो अपने हिसाब से एक्चुअल इमेज पे जाइए ना, एक्चुअल इमेज को देखिए, कहीं उसमें नहीं आपको हिंसक भाव दिखाई देगा, है ही नहीं, वो हिंसक भाव है ही नहीं वहाँ पर, तो पराक्रम का प्रतीक है। लखनऊ के कैसरबाग में एक बड़ा चौराहा है जहां बीचों बीच एक अशोक स्तंभ लगाया गया है। इस अशोक स्तंभ में शेर का मुंह खुला हुआ दिखाई दे रहा है। इस विवाद की पड़ताल के लिए मैं निकला तो मुझे लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पर एक अशोक स्तंभ दिखाई दिया, जो आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। इस अशोक स्तंभ को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो अगर करीब से जाकर देखें तो चेहरा आप शेर का कह सकते हैं कि मुस्कुराता हुआ भी दिख रहा है और दहाड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग तरीके की आकृति उभर कर आती है। इतिहासकारों से जब इस संबंध में हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये एक कलाकृति है, यानी पीस ऑफ आर्ट, और जब पीस ऑफ आर्ट कोई चीज़ होती है तो उसमें कई बार वेरिएशन होते हैं। नए संसद भवन में राष्ट्रीय चिन्ह से कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इस बात का दावा एएसआई के पूर्व अधिकारी भी कर रहे हैं। जो अशोक का लैंड कैपिटल सारनाथ से प्राप्त हुआ था 1905 में खुदाई में, और वो भारत का राज चिन्ह है, तो ये टेम्परिंग नहीं है, बल्कि उसकी एक कॉपी तैयार की गई है। हाँ, ये जरूर है कि वो जैसे 7-8 फीट ऊंचा है, ये जो वर्तमान में बना है, जो कॉपी है उसकी, वो 20-21 फुट ऊंची है, तो इसमें अंतर तो आएगा ही। राष्ट्रीय चिन्ह में शेर की आकृति पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इन आकृतियों को तैयार करने में जिन हाथों की मेहनत लगी है, इस विवाद से सबसे ज्यादा दुखी वो मूर्तिकार ही हैं। स्कल्पचर जितना छोटा हो सामने दिखाई देता है, जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है वैसे वैसे विकराल रूप दिखाई देता है। 20 फीट से ज्यादा ये साइज है स्कल्पचर का, इसलिए लोगों को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक का साइज, अशोक का स्वरूप बदला दिखाई देता है लोगों। उसी तरह से जो है कि लोगों को देखना भी चाहिए, और जिसको पता नहीं है इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद भले ही शेर की आकृति को लेकर हो, लेकिन इसके पीछे है वो सियासत जिसमें विरोध ही दस्तूर बनता जा रहा है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय चिन्ह में शेर की आकृति को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो भी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और हम आपको समझाने की
कोशिश करते हैं एक साथ बड़ी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें लगाकर कि दरअसल कैसे दिख रहा है ये अशोक स्तंभ और क्यों इस पर ये बेमानी सा विवाद खड़ा किया जा रहा है। बेमानी में इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत से मुद्दे हैं विवाद करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए। ये नया मुद्दा मिल गया है इस बार नेताओं को। ये जो सिंह की आकृति है अशोक स्तंभ की, ये सारनाथ वाली है जो कि मूल है, और ये वो जो है जो नई संसद पे बनी है जिसका प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। दो तस्वीरें हमने कोशिश की कि हमारे पास जो कैमरे में फ्रेम्स हैं हमारे आर्काइव में, एक फ्रेम पे लाकर आपके सामने रख दें और आपको समझाएं और आप खुद तय करें कि ये सौम्य है या आक्रामक है। इस पर निष्कर्ष निकालना आपका काम है। नेता तो अपना काम कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर जब आप देखते हैं कि एक मूर्ति जब इतनी बड़ी है, उसको जब आप 6 गुना बड़ा कर देंगे तो हर प्रपोर्शन में चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। तो इस आकृति में और इस आकृति में करीब करीब 5 से 6 गुना साइज का अंतर है। यह आकृति सारनाथ वाली आई लुक पर रखी गई है, आप उसको अपनी हाइट पर देख सकते हैं क्योंकि म्यूजियम में है। ये एक ऊंची बिल्डिंग में ऊपर लगाई गई है, तो जब आप उसको देखेंगे तो आप उसको ऐसे नीचे से ऊपर देखते हैं, आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ती है। ये दो अलग अलग आई लुक आ जाते हैं देखने के। तीसरी बड़ी वजह जो बड़ा अंतर दिखाई देता है कि जब आकृति बड़ी हो रही है 6 गुना करीब करीब, तो 6 गुना मुंह जो इसका सिंह का खुला हुआ है इस सारनाथ की आकृति में जो आप देख पा रहे हैं, वो भी उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशो में बड़ा हो जाता है इस स्टैचू में आके, जिसमें इसके अंदर के जो दांत हैं जो आप देख सकते होंगे, जो उसको खूंखार रूप कथित तौर पे दे रहे हैं, जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। हालांकि दांत इस सारनाथ की स्टैचू में भी दिखाई देते हैं। यानी खूंखार है, नहीं है, हंस रहा है, आक्रामक है, सौम्य है, ये देखने वाले की नज़र पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप चाहें तो ये दोनों आपके सामने हैं, आप इसको आक्रामक भी कह सकते हैं, आप इसको सौम्य भी कह सकते हैं। मैं आप पे छोड़ता हूं, आप तय करिए। इसीलिए हमने वोटिंग की है। हमारा आज का सवाल भी है और हम जनता से पूछना चाहते हैं कि आपको ये जो नई आकृति लगी है नए संसद भवन परिसर में, ये अशोक स्तंभ की आकृति कैसी दिखाई दे रही है? क्या ये सौम्य है या ये आक्रामक है? जो आप तय करेंगे वो मोटे तौर पर तय हो जाएगा कि विपक्ष ठीक बोल रहा है या सत्ता पक्ष ठीक बोल रहा है। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको नतीजे दिखाऊंगा। ये वो सवाल है जो हमने @ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर आप ही से पूछा है कि आपको आक्रामक लगा ये सिंह की आकृति या ये सौम्य लगी? वोट जरूर करिएगा @ABP न्यूज़ पर जाकर। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे कि जनता, दर्शक ABP न्यूज़ का क्या सोच रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह में शेर की आकृति को लेकर खड़ा हुआ विवाद अभी थमने वाला नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जब जब विकास का काम होता है तब तब विपक्ष इसी तरीके से विवाद खड़े करता है। दूसरी तरफ इस विवाद से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर पहुंचे तो उन्होंने 1600 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का तोहफा जनता को दिया और पुरानी सरकारों पर इशारों में निशाना भी साधा। देवघर बाबा बैद्यनाथ बाबा का धाम है और इस धाम में विकास की हवा बहाकर मोदी अपने उस प्लान का अगला चरण शुरू कर रहे हैं जिसके जरिए वह आस्था के केंद्रों को आर्थिक शक्ति के तौर पर बड़ा बना रहे हैं ताकि जनता का भी उद्धार हो और उस इलाके का भी विकास हो। मुझे गर्व है कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम कर रही है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। जब मैं एम्स जाता हूं तो मुझे सभी में अपनी बहन ही दिखाई देती है कि मैं अपनी बहन का जान नहीं बचा पाया, लेकिन आपने जो है ये बड़ा काम कर दिया, आपने बहुत उपकार किया। ये देवघर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। ये आंसू खुशी के हैं क्योंकि जो तकलीफ उन्होंने सही अब वो देवघर की जनता को नहीं सहनी पड़ेगी।
क्योंकि देवघर को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने नया एम्स दिया है। बाबा धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो विकास की बहार अपने साथ लेकर आए। बाबा वैद्यनाथ के इस धाम में भक्ति और आस्था का सागर तो सालों से बहता रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पहुंचना आसान नहीं रहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने बाबा धाम को हवाई नक्शे से जोड़ दिया। 2018 में देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने ही किया था और 4 साल के भीतर इस सपने को पूरा कर दिखाया। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहाँ देवघर आने का सौभाग्य मिला था, उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर को सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं दिया, बल्कि 1600 करोड़ की विकास योजनाओं से नवाजा है। इसमें देवघर का एयरपोर्ट जो 400 करोड़ में बनकर तैयार हुआ, देवघर में ही 1100 करोड़ की लागत से एम्स भी तैयार किया गया है। इसके अलावा 10,000 करोड़ की लागत से सड़क परियोजना और 3,000 करोड़ की लागत से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत ये सांझी अमानत है। भारत की इन्हीं धरोहरों को सुरक्षित करने, इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश देश की इस सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की है। आस्था के इन केंद्रों को नया रूप देकर टूरिज्म के जरिए न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ाने की है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को आर्थिक तौर पर आगे ले जाने की है। और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र काशी से की थी। काशी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के चलते होटल वाले हो, ढाबे वाले हो, नाव वाले हो, इतना ही नहीं, चाय बेचने वालों को भी बहुत फायदा हो रहा है। केदारनाथ धाम में भी सुविधाएं बढ़ी तो इस सीजन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और वहां एयरपोर्ट के अलावा कई विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। इसी तरह बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को भी डेवलप किया जा रहा है। हिंदुस्तान की विरासत, इसकी संस्कृति यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। आस्था और आध्यात्म को प्रगति के साथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ तरक्की का एक नया मॉडल तैयार कर रहे हैं, बल्कि आस्था के इन केंद्रों की पहचान और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। देवघर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। दरअसल पीएम को काम करने की यह शक्ति उस भक्ति से मिलती है जिस पर उनकी गहरी आस्था रही है। महादेव की भक्ति आज बाबा धाम में पीएम एक बार फिर शिव भक्ति में डूबे नजर आए। देखिए संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की देवघर से यह खास रिपोर्ट। बाबा धाम, बाबा के चरणों में जाके दर्शन, पूजन, अर्चन करने का सौभाग्य मिला। हमें देवघर को ही देखे, यहाँ शिव भी है और शक्ति भी है। माथे पर त्रिपुंड, दिल में आस्था,
महादेव की भक्ति में डूबे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोलेनाथ के पवित्र महीने सावन के शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवघर के बाबा धाम में आना यूं ही नहीं है, पीएम मोदी की शुभ भक्ति का ही ये एक रूप है। ये पहली बार है जब देश का कोई प्रधानमंत्री बाबा धाम में आया है। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे किसी शख्स ने बाबा धाम में शिवलिंग का अभिषेक किया है। पीएम मोदी इस मामले में सबसे अलग है। उन्हें महादेव की भक्ति से ही मिलती है शक्ति, और इसी शक्ति का नतीजा है कि उन्हें शॉर्टकट पर यकीन नहीं है, न भक्ति में न राजनीति में। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। आजादी के बाद देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे, उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान की, जिसमें रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। शिवसेना में बगावत और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से दबाव में आए उद्धव ठाकरे ने अब एक चौंकाने वाला आज फैसला किया है। इस वक्त उद्धव ठाकरे इतने दबाव में हैं कि अपने पार्टी के साथ के उनके जो नेता हैं उनकी बात मानने के लिए वो हर चीज करने को तैयार हैं। बहुत ज्यादा झुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ एकनाथ शिंदे और उसके साथियों ने किया वो अब तक उद्धव को समझ में नहीं आया है। उद्धव ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का आज ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो देश हित में ये फैसला कर रहे हैं। अब सवाल ये कि उद्धव के जो साथी रहे शरद पवार और बाला साहब थोराट या राहुल गांधी की पार्टी, क्या वो देश हित के खिलाफ जाकर यशवंत सिन्हा के लिए वोट मांग रहे हैं? उद्धव के इस फैसले की पीछे की वजह क्या है, गणित क्या है, उसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की खास रिपोर्ट। आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। बगावत की जंग में चारों खाने चित होने के बाद उद्धव ठाकरे के तेवर नरम पड़ गए हैं, क्योंकि उद्धव गुट ने एनसीपी और कांग्रेस से अलग एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने आज अपने पूर्व विधायकों की बैठक बुलाई थी। उसी बैठक में मुर्मू के समर्थन की बात तय हो गई थी। गुरुवार यानी परसों द्रौपदी मुर्मू मुंबई आ रही हैं। मुमकिन है वो मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मिलें। उद्धव ठाकरे के इस हृदय परिवर्तन के पीछे कई कारण हैं। पहला, शिवसेना सांसदों में टूट का खतरा, क्योंकि कल बुलाई गई बैठक में 18 में से सिर्फ 13 सांसद ही पहुंचे थे। उनमें से भी ज्यादातर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में थे। उद्धव बात नहीं मानते तो क्रॉस वोटिंग होती है। दूसरा कारण है पार्टी छिन जाने का खतरा, क्योंकि पार्टी के 39 विधायक पहले ही शिंदे के साथ जा चुके हैं। अब सांसद भी गए तो शिवसेना के सिंबल पर भी खतरा आ जाएगा। और तीसरा कारण हो सकता है बीजेपी के साथ वापस लौटना। उद्धव ठाकरे को ये ऑफर बागियों ने पहले ही दिन दे दिया था। हो सकता है कि मुर्मू को समर्थन देना एनडीए में वापस लौटने का सम्मानजनक तरीका हो। अगर कयास सही साबित होते हैं, उद्धव की घर वापसी होती है, तो मुमकिन है कि उन्हें पूरी पार्टी की कमान फिर मिल जाए और शिंदे सीएम बनकर विधायी काम देखते रहे। राष्ट्रपती पदाची जी निवडणूक होते आहे यामध्ये एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू हे कॅन्डिडेट आहेत आणि आमच्या सर्व 50 लोकांचं समर्थन त्यांना आम्ही दिलेलं आहे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव कुछ दिनों की दूरी पर खड़ा है। ऐसे में उद्धव गुट और बिखरा तो पार्टी मातोश्री तक सिमट जाएगी। शिंदे और बीजेपी मिलकर फिर से बाजी मार ले जाएंगे।
शायद यही वजह है कि शिवसेना ने थक हार कर एनडीए उम्मीदवार को चुना। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद शुरू हुआ उथल-पुथल का दौर अभी जारी है। डेली मिरर के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा स्पीकर को दे दिया है, लेकिन इसका ऐलान औपचारिक तौर पर कल किया जाएगा। जैसा कि पहले भी कहा था कि वो 13 तारीख को इस्तीफा देंगे। राजपक्षे परिवार से लोग इस कदर नाराज हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है कि राजपक्षे परिवार के किसी भी सदस्य के देश छोड़ने पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रपति के भाई बासिल राजपक्षे को एयरपोर्ट पर देश छोड़ने की कोशिश करते हुए लोगों ने सरेआम पकड़ लिया, रोक लिया। राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना है कि जिसके चलते राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक लोगों के कब्जे में है। आज की तारीख में कोलंबो में हमारे सहयोगी मेरे रिपोर्टर अंकित गुप्ता पहुंच चुके हैं। मनोज अधिकारी उनके साथ कैमरा पर्सन है। इन दोनों की ये खास रिपोर्ट देखिए जो बता रही है कि राजपक्षे परिवार का कब्जा जब से श्रीलंका से कोलंबो से हटा है, घटा है, जनता अब व्यवस्थित होती जा रही है। आर्थिक आपातकाल की वजह से श्रीलंका पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है। जनता के गुस्से के डर से राष्ट्रपति फरार हैं, नेता महफूज ठिकानों पर जा दुबके हैं, जनता सड़कों पर उतर आई है और हर तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। श्रीलंका में हाल इस कदर बिगड़ चुके हैं कि किसी के बस में कुछ नहीं रहा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन भी नहीं। लोग सुबह से लेकर रात तक इसी तरीके से अपने घरों से निकल रहे हैं, उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर इससे पहले उन लोगों के लिए पहुंचना आसान नहीं था। और यकीन मानिए ये आम तस्वीरें नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक लगातार इस तरीके की लंबी लंबी कतारें उन जगहों पर पहुंचने के लिए जहां पर प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद हैं। ये भी दिखाता है कि किस तरीके से श्रीलंका के आम लोग इस वक्त जो है सड़कों पर हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है, ये आम जनता के बीच से ही लोग निकले हुए हैं। वक्त मिलता है, अगर अपने काम के बीच में वक्त मिलता है तो वो इन प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से लाइन लगा करके उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल कब्जा किया है। 300 साल पुरानी इस इमारत में कभी इतनी सुरक्षा हुआ करती थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन अब पूरा का पूरा श्रीलंका ही यहाँ उमड़ पड़ा है। कोई पिकनिक मना रहा है तो कोई फोटो सेशन करा रहा है, दावत उड़ाई जा रही है। ये वो राष्ट्रपति भवन है जहां पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब वो यहां से फरार हो चुके हैं। उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब इस राष्ट्रपति भवन पर पिछले 4 दिनों से है कब्जा है प्रदर्शनकारियों का। लोगों के लिए अब ये एक पिकनिक स्पॉट सा बन गया है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं तो कुछ लोग और अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको पूरा राष्ट्रपति भवन घूमने का मौका मिल पाएगा। और जो लोग घूम चुके हैं वो वापस आ रहे हैं। सबके बीच में लोगों का नाश्ता और खाना तक यहाँ पर हो रहा है, जिस बात का मैंने जिक्र किया ना कि पिकनिक स्पॉट के तौर पर लोग आने लगे हैं। अगर ये तस्वीरें देखकर आप अभी से चौंक गए हैं तो राष्ट्रपति भवन के थोड़ा अंदर चलिए, देखिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति के लिए बने आशियाने का क्या हाल है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और उनको पिकनिक के तौर पर खाना भी खिला रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है। देखिए इनका एक अलग ही खुशी का ठिकाना है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में शायद इससे पहले इन लोगों को कभी घूमने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर भी एक पूरा परिवार बैठा है जो नाश्ता और खाना खा रहा है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें। ये वही राष्ट्रपति भवन है जहां कल तक प्रदर्शनकारी जिम कर रहे थे, राष्ट्रपति के बेड पर आराम फरमा रहे थे, लेकिन अब हालात काबू में हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ही हालात संभालने की जिम्मेदारी उठा ली। राष्ट्रपति भवन है, एक बेहद खूबसूरत इमारत कही जाएगी, एक पुराना आर्किटेक्चर। और इसको बीच में हमने देखा था कि शनिवार वाले दिन, रविवार वाले दिन कुछ शरारती तत्वों ने कुछ नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। लिहाजा अब यहाँ पर ऐसे कई वॉलंटियर्स हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत में कोई अंदर नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी वजह से अंदर जो पहुंचने के रास्ते हैं उन पर जगह जगह कहीं सोफे से, कहीं टेबल से रोक लगा दी गई है।
अब तक चुनिंदा लोगों को ही राष्ट्रपति भवन में आने की इजाजत थी, लेकिन अब जबकि जनता खुद ही मालिक बन बैठी है तो राष्ट्रपति भवन के रहस्य लोक से नई नई खोज हो रही है। उसी में से एक है ये तहखाना। ये एक खुफिया रास्ता है जो एक बंकर है। ये ग्राउंड फ्लोर आ गया। ग्राउंड फ्लोर भी जहाँ पर से आम रास्ता नहीं है, अब यहाँ पर अंधेरा है। यहाँ से ये बंकर शुरू होता है। बंकर में इस वजह से शायद एक खुफिया रास्ता बनाया गया है या कुछ और तहखाना है। ये जब आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से, फिलहाल दिस इज लॉक्ड। ओके, I can't open it. Oh. And we can't open it. Oh, this is locked on. ये एक बंकर बना हुआ है। So what all you find here? Any idea what the protesters find here? I can't imagine that because this is the president. Sorry? Yeah. This is our president protect and his. So anyone entered inside? No. No. Never. I But- think never. Okay. Because they looked STF. Okay, only STF only. Okay. So this is closed only? What's inside there? I don't know because we never can. साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अंदर एसी चल रहा है और काफी ठंडा है, लेकिन क्योंकि लॉक्ड है लिहाजा हम इसके अंदर तो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये वो बंकर है। भारत सरकार ने मुसीबत के शुरुआती दिनों में भी श्रीलंका की मदद की थी, लेकिन तेजी से बदलते घटनाक्रम ने चिंता को बढ़ा दिया है। The situation in Sri Lanka is very sensitive, it's very complicated. What I can tell you is that our commitment, our support is for the Sri Lankan people because they are our neighbors. तमाम उठापटक के बीच श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। मुमकिन है कि राजनीतिक स्थिरता के बाद हालात थोड़ा सुधरें। कोलंबो से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। तो श्रीलंका की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद अब आपको हिंदुस्तान की ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ कराते हैं। आज की लीड स्टोरी की बात कर रहा हूं। आज आपके जब ने सवाल पूछा था उसके फाइनल जवाब दिखाने की बारी है। हमने आपसे पूछा था अपने ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर कि नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ के सिंह की शेर की मुद्रा क्या आपको लगती है। देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से किसको ज्यादा जवाब मिले हैं। ऑप्शन ए था आक्रामक मुद्रा, 58% लोग मानते हैं। ऑप्शन बी थी सौम्य मुद्रा, 42% लोग मानते हैं। यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो सिंह की मूर्ति दिखाई दे रही है नए संसद भवन पर वह आक्रामक रूप की है। यानी जैसा कि विपक्ष इल्जाम लगा रहा था सत्ता पक्ष पर कि उसने सिंह के रूप को बदल दिया है। अब ये तय करना इतिहासकारों का काम है या किसी और एजेंसी का कि इस पूरे अगर छेड़छाड़ की गई है राष्ट्रीय चिन्ह के साथ तो आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।